आईएएस की हायरार्की क्या होती है? अमेरिका और इजराइल मिलके ईरान पे अटैक कर दिया है। जी सर। क्या इससे इंडिया पे भी कुछ इफ़ेक्ट पड़ेगा क्या? गल्फ़ कंट्री अभी जो कितने भारतीय रहते हैं गल्फ़ कंट्री में? वर्तमान स्थिति को देखते हुए लगता है कि तीसरा वर्ल्ड वॉर शुरू होगा या कोल्ड वॉर तक ही खत्म हो जाएगा? तो इज़राइल के साथ क्या हमारा रिलेशन है? कौन-कौन से ऐसे एग्रीमेंट चल रहे हैं जिस वजह से हमारा इंक्लिनेशन इज़राइल की तरफ ज़्यादा है ईरान के प्रति नहीं, आपके अकॉर्डिंग? आपने फार्मर रजिस्ट्री के बारे में बात की। अभी जी मैम। बिहार सरकार इस पे काम कर रही है। जी मैम। इसका उद्देश्य क्या है? मैम। कंपेयरिंग पंजाब विथ बिहार। जी मैम। 3 मेजर differences between the farmers of these two regions. हाँ, कमी बैठिए, Please sit down. बैठिए। कंफर्टेबल हैं? जी मैम। जी सर। है ना? अपने बारे में बताइए कुछ। Sir, my name is Shweta Shri. I'm working as a revenue officer in Darbhanga at present, and this is my second time that I'm appearing for an interview in BPSC. अच्छा, आप पहले से सिलेक्टेड हैं जी सर। आरओ के पोस्ट पे, तो 64th बीपीएससी में। जी जी सर। उसके बाद आपने बीपीएससी नहीं दिया है? सर एक बार ही दिया था, बट सर उस बार प्रीलिम्स ही नहीं हुआ था। अच्छा, उसके बाद जस्ट ये अभी है जी जी सर। 70 में। तो आरओ के रूप में आप सिलेक्टेड हैं, तो फिर बीपीएससी क्यों देना? आप ऑलरेडी सिलेक्टेड ही हैं। जी सर। सर एक्चुअली आरओ के रूप में जितना अभी तक एक्सपीरियंस गेन किया है, आई थिंक सर एज एन एसडीसी या कोई और भी पोस्ट जो मिलता है उसमें हम ज़्यादा जस्टिफाई कर पाएंगे खुद की अपनी एबिलिटीज़ को भी, और गवर्नमेंट के सारे प्रोग्राम्स को भी जो इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा ज़्यादा आसानी होगी। अभी आपके डिपार्टमेंट के कौन मंत्री हैं? सर विजय सिन्हा सर जी हैं। विजय सिन्हा। बहुत सारी चुनौतियां देखने को मिल रही है। अभी सीओ को लेकर स्ट्राइक भी चल रहा है, क्या है मामला? जी सर। सर जितने सीओज एंड आरओज हैं, हम्म, स्पेशली सर पुराने बैचेस के 62nd से लेकर के ऑलमोस्ट 65th तक, सर उनका अब ऑलमोस्ट 4 years ऑफ सर्विस हो गया है, एंड दे आर एक्सपेक्टिंग कि कुछ टाइम बाद उनका प्रमोशन डीसीएलआर में होता। हम्म। जैसा कि उन्होंने जब ज्वाइन किया था तो उनको ये उम्मीद थी, बट सर ऑल ऑफ अ सडन अचानक से डीसीएलआर सर बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को दे दिया गया है, जिस वजह से लोग थोड़ा अपसेट हैं। ओके, तो आप आरओ के रूप में ज्वाइन किए हैं, आपका प्रमोशन अभी तक नहीं हुआ है? सर एक्चुअली बीच में सर मेटर्निटी लीव थी एंड चाइल्ड केयर लीव थी, जिस हम्म, वक्त मेरे सारे कलीग्स का हुआ था एज सीओ, तो सर अच्छा। वो पीरियड मिस हो गया तो हम आरओ में रह क्या गए। है आपकी प्रमोशनल हायरार्की सर इसके बाद सर डीसीएलआर अगर नहीं आरओ की? मिलता है तो सर एसआरओ एक न्यू पोस्ट क्रिएट हुआ है वो, हाँ। उसके बाद सर एसडीएम, फिर सर बहुत रेयर केसेस में सर आईएएस, बट वो पॉसिबिलिटी होती नहीं है ज़्यादातर। आप लंबे टाइम से जॉब में हैं आरओ के रूप में, अभी तक जो ये जॉब पीरियड आपका चल रहा है, क्या क्या चुनौतियां देखने को मिल रही है? सर ग्राउंड लेवल पे जैसा कि सर बिहार के ऑलमोस्ट सारे ही सर्विसेज में हैं, सर रिसोर्सेज की कमी है, मैन पावर की कमी है, एंड सर स्पेसिफिकली हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में सर, क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट सर सबसे पुराने रिकॉर्ड्स को देखता है, सर लैंड से जुड़े हुए रिकॉर्ड्स जिनका सर अपडेशन ही ऑलमोस्ट 90s में हुआ था, जो लास्ट सर्वे हुआ था। तो सर इतने पुराने रिकॉर्ड्स को लेकर के जिनका रेगुलर होते रहता है अपडेट, तो सर इस वजह से बहुत ज़्यादा ग्राउंड लेवल पे सर असंतुष्टि रहती है पब्लिक में। आपके डिपार्टमेंट में करप्शन है या नहीं? अम, हम्म, सर सर इसे इस एंगल से देखना नहीं चाहिए कि स्पेसिफिकली हमारे डिपार्टमेंट में, सर ओवरऑल पूरे ही इंडिया में ही सर अभी मानिए करप्शन बिहार है। में जितने भी बीपीएससी से जितने भी डिपार्टमेंट है, सबसे ज़्यादा जी सर। करप्शन के मामले किस डिपार्टमेंट में आ रहे हैं? सर करप्शन के मामले नहीं आ रहे सर, करप्शन में लोग सर पकड़ा रहे हैं हमारे डिपार्टमेंट से ज़्यादा, पकड़ा रहे हैं? क्योंकि अच्छा, सर तो हमारा आ रहे डिपार्ट होंगे तभी तो कुछ ना कुछ सच्चाई होगी, तभी तो पकड़ा रहे हैं। सर हमारा डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा विजिलेंट हो गया है, हमारे डिपार्टमेंट का ये सर मंतव्य है कि लोगों को कम से कम परेशानी हो, तो ये सर डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की वजह से सर आया है कि लोग भी अवेयर हो रहे हैं, लोग भी अब ब्राइब के रूट को अपना नहीं रहे हैं,
और ज़्यादा से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं सर। तो इसे सर इस एंगल से देखना ज़्यादा सही होगा। अच्छा, आप आरओ के तौर पे पोस्टेड हैं, आपका मुख्य काम क्या है? आपका मेन काम क्या होता है? सर आरटीपीएस के जितने सर्टिफिकेट्स होते हैं उनको सर साइन करना वेरिफिकेशन के बाद। सर म्यूटेशन होता है हाफ एरियाज़ का। इसके अलावा सर जैसे फार्मर रजिस्ट्री हो गया या कोई भी सरकार की जो भी नीति होती है उसमें सर लैंड अपडेशन का जितना भी होता है तो वो सर मेरे से हो करके फिर सीओ सर के पास जाता है। उसके अलावा सर डेली वर्क में सर पीजीआरओ सर या मैम के पास जितने भी केसेस होते हैं उनको वेरीफाई करना। डीएम के जनता दरबार में सर जनता दरबार में मंडे और फ्राइडे की जो मीटिंग्स होती है उनमें सर पब्लिक ग्रीवांसेस को रिड्रेस करना। उसके अलावा सर जितने भी रेगुलर फाइल्स और मीटिंग्स होते हैं उनको अपडेट करना। जनता से डेली मुलाकात होती है आप लोगों की? सर डेली तो नहीं सर, अगर पब्लिक आ जाती हैं तो हम लोग मिल ही लेते हैं, बट सर अभी फिक्स टाइमिंग्स है सर मंडे फ्राइडे एंड सर सैटरडे को जो सर थाना जनता दरबार होती है। ज़्यादा फील्ड वर्क होता है या ऑफिशियल वर्क है आप लोगों अ, का? सर कंपेयर टू सर सीओ सर हमारा एज एन आरओ कम ही रहता है फील्ड वर्क। आरओ कम ही रहता है। जी सर। ठीक है, आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं इंग्लिश लिटरेचर, जी है सर। ना? और हॉबीज में लिखे हैं रीडिंग नॉवेल्स। अभी तक कितने नॉवेल्स आपने पढ़े हैं? सर ऐसा कभी काउंट तो नहीं किया सर, पर सर मैंने पहली स्टोरी बुक व्हेन आई वाज 5 इयर्स ओल्ड तब पढ़ी थी। तो सर तब से ऑलमोस्ट हर साल सर अनटिल जॉब में आने के बाद सर बहुत कम हो गया है। बट सर पहले महीने में 1 से 2 नॉवेल्स पढ़ ही लिया करते थे। एक से दो नॉवेल्स। अभी लेटेस्ट नॉवल कौन से पढ़ी है? सर हार्ट लैम्प है एक बानो हार्ट मुश्ताक की। लैम्प जी किसके सर। द्वारा लिखा गया था? सर बानो मुश्ताक। अच्छा, अब फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर किसे बोला जाता है? सर कोई एक फिक्स नहीं है, हर ईरा में बदलते रहे हैं। हम्म, तो सर सबसे और ये हार्ट पुरान। लैम्प जो आपने पढ़ा है लेटेस्ट, जी सर। क्या है, क्या स्टोरी है उसमें सर बेसिकली? वो कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है। उसमें सर मेजरली जो एक पर्टिकुलर सेगमेंट है मुस्लिम्स का, उनमें सर फीमेल्स की तरफ से वो लिखा हुआ है। मेजॉरिटी स्टोरीज की डे टू डे बेसिस पे वो क्या झेल रही होती हैं, सोशल स्टिग्मा, रिलीजियस सैंक्शंस, इन सब को लेके है सर। आप आरओ में आने से पहले असिस्टेंट प्रोफेसर भी थे, जी सर। नेट जेआरएफ के थ्रू? जी सर। नेट जेआरएफ के थ्रू? जी सर नेट के थ्रू। नेट के थ्रू। असिस्टेंट प्रोफेसर आपको अच्छा जॉब लग रहा था या आरओ लग रहा था? सर कब एज एन लगा? असिस्टेंट प्रोफेसर जो पहला ईयर था सर उसमें बहुत मज़ा आया, क्योंकि सर सिलेबस न्यू था, क्योंकि साउथ का सर सिलेबस थोड़ा डिफरेंट था। तो सर नया कुछ पढ़ाने को मिल रहा था, बट सर सेकेंड ईयर आते आते थोड़ा मोनोटनी हो गया। एंड सर उसके कंपैरिजन में सर आरओ के जॉब में थोड़ी डाइवर्सिटी है, हर रोज़ ही कुछ नया सीखने को करने को मिलता है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर क्या लगा कि ठीक है, सही है, कि मतलब उसमें हम नहीं रहे असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में? अभी आपको फिर से यदि प्रोफेसर के रूप में स्थापित किया जाएगा तो आप जाएंगे या फिर आरओ के साथ कंटिन्यू करेंगे? सर अगर उसका सिलेबस सर थोड़ा डायनामिक हो जाए लिटरेचर सेक्शन का तो सर डेफिनेटली जाना चाहेंगे। अच्छा, बट जाना सर चाहें लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा मोनोटोनस हो जाएगा सर मेरे लिए वहाँ। लॉन्ग टाइम के लिए? हाँ। पहला 3 पोस्ट प्रेफरेंस क्या रखा है आपने? सर बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, हम्म, बिहार फाइनेंस सर्विस एंड सर बिहार रजिस्ट्री। बीएस की हायरार्की क्या होती है? सर सबसे पहले सर एंट्री लेवल पे एसडीसी होते हैं, बट सर अभी अगर सब कुछ सही रहा तो सर डीसीएलआर भी बन सकते हैं। और उसके अलावा सर नेक्स्ट होता है सर एसडीएम होता है, बट सर उसमें चांसेस बहुत कम होते हैं। ये है प्रमोशनल हायरार्की है क्या? एसडीएम, डीसीएलआर, ये सब प्रमोशनल हायरार्की में है? नहीं सर, ये प्रमोशनल हायरार्की नहीं है सर, डिपेंडिंग ऑन वैकेंसी एंड डिपार्टमेंटल रिक्वायरमेंट ये होता है। इसके बाद सर उप सचिव सर बनते हैं, फिर वापस अच्छा, से मानिए सर। ठीक है, आप एसडीसी बन गए हैं, प्रायोरिटी बेस आपको 3 काम करना हो तो कौन सा 3 काम करना चाहेंगे आप? सर सबसे पहले सर एज एन एसडीसी सर सर डिपेंड करता है सर कौन सा डिपार्टमेंट मिलता है। सर अगर रेवेन्यू का ही डिपार्टमेंट मिलता है एसडीसी तो सर थोड़ी मॉनिटरिंग लेवल सर अंचल ऑफिसर्स की बढ़ाई जाएगी। सर क्योंकि सर मेरे पास थोड़ा ग्राउंड लेवल का नॉलेज रहेगा
तो सर कुछ कुछ जो सर कमियां हैं उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी। एंड सर थोड़ा फीमेल सेंट्रिक, थोड़ा फीमेल फ्रेंडली बनाने की कोशिश करूँगी अंचल कार्यालय को। ओके, चलिए कुछ करंट से रिलेटेड बात करते हैं। अभी ईरान, इजराइल और अमेरिका का मामला चल रहा है। अमेरिका और इजराइल मिलके ईरान पे अटैक कर दिया है। जी सर। क्या इससे इंडिया पे भी कुछ इफेक्ट पड़ेगा क्या? सर डायरेक्ट इमीडिएट इफेक्ट तो सर ये है कि हमारे ढेर सारे सिटीजन्स वहाँ फंस गए हैं, क्योंकि वहाँ का एयर स्पेस बिल्कुल ही खाली हो गया है। हम्म, सारे फ्लाइट्स को रीरूट किया गया है, बट उसमें भी सर बहुत से लोगों को डायरेक्ट वापस इंडिया आने का चांस नहीं मिल रहा है। उसके अलावा सर ईरान ने ये डिक्लेयर किया है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर देंगे। हम्म, इस वजह से सर ऑयल की प्राइसेस बढ़ सकती हैं थोड़ा लॉन्ग टर्म जा कर के। और सर वापस से सर लॉजिस्टिक्स में हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, सब कुछ का प्राइस बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन की भी परेशानी हो सकती है। बहुत टाइम से सर सप्लाई चेन हमारा वैसे भी बहुत चोक्ड अप है, तो ये एक एक्स्ट्रा बर्डन हो जाएगा उस सप्लाई चेन पे। फिर सर इंडिया को एज एन एंटाइटी बहुत परेशानी हो सकती है क्लियर स्टैंड लेने पे। सर वो ना ईरान को सपोर्ट कर सकता है, ना उसके अगेंस्ट जा सकता है। सिमिलरली सर ना ईरान, ना यूएस, ना इसराइल, उन गल्फ दोनों को। कंट्री अभी जो कितने भारतीय रहते हैं गल्फ कंट्री में? सर ऑलमोस्ट 5 मिलियन, हम्म, बट सर आई एम नॉट भारत श्योर। सरकार के द्वारा कुछ मुहिम चलाया गया वापस लाने के लिए कुछ क्या? सर अभी तक तो नहीं, बट सर प्रीवियस सर बहुत सारे गाइडलाइंस जारी किए गए हैं कि अपने घरों में रहें, जल्दी से जल्दी वैकेट कर दें, बट सर अभी एज ऑफ नाउ। अभी देखा जाए तो इनडायरेक्टली मोदी पे भी निशाना साधा जा रहा है कि अभी इजराइल के पीएम से मिलकर आए थे, उसके बाद ही अटैक शुरू हुआ। जी सर। किस तरीके से देखते हैं आप इसको? अम, सर इससे मोदी जी की पर्सनल रिलेशनशिप से ज़्यादा हम लोग को एज अ कंट्री सोचना होगा। हम्म, सर आईआर के केस में सर कोई भी कंट्री किसी का परमानेंट ना फ्रेंड होता है ना एनिमी होता है। सर हम लोग किसी एक पर्टिकुलर पर्सन या एक पर्टिकुलर नेशन के प्रेजेंट सिनेरियो से सर अपना रिलेशनशिप नहीं डिफाइन कर सकते। हमें सर लॉन्ग टर्म में सोचना होगा। इज़राइल के अगेंस्ट सर अगर हम मॉरली जाते हैं, बट सर अभी हमें इज़राइल के जितने भी अग्रीमेंट्स हुए हैं उनकी सर बहुत ज़रूरत है। एक तो हमें सर अपना फील्ड डाइवर्सिफ़ाई करना है। इंडिया सब का क्या स्टैंड होना चाहिए अब इस टाइम तीनों देशों के लिए? सर अगर प्रीवियस स्टैंड देखा जाए इंडिया का, तो इंडिया हमेशा इस तरह के केसेस से खुद को न्यूट्रल स्टैंड पे रखती है। इंडिया कभी भी किसी एक के फेवर में कभी बोली नहीं है। एंड सर वही प्रीवियस पास्ट के सर इंडिया के स्टैंड्स को जैसे देख के। प्रीवियस देखा जाए, जब आज़ादी के बाद नेम हुआ था, नेम एग्रीमेंट मूवमेंट, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, भारत किसी पक्ष में नहीं जी मिलना सर। चाहता, जी सर। कोई स्टैंड को फॉलो कर रही है क्या भारत अभी? सर इंडिया अभी सर थोड़ा स्ट्रेटेजिक तरीके से देखती है। अगर सर इंडिया को ऐसा लगता है कि नॉन अलाइनमेंट से काम चल जाता है, तो वो नॉन अलाइनमेंट ले लेती है। बट सर अगर इंडिया के सिटीजन्स के लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए अगर सर बेनिफिशियल होता है, तो सर वो एक पर्टिकुलर साइड से अलाइन भी कर लेती है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए लगता है कि तीसरा वर्ल्ड वार शुरू होगा या कोल्ड वार तक ही खत्म हो जाएगा? सर फ्यूचर प्रेडिक्ट करना सर बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि सर पास्ट में भी सर बहुत बार ऐसे सिनेरियोज़ हुए हैं जब ऐसा लगा है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। बट सर आई थिंक सारे ही कंट्रीज़ के लीडर सर ये बात जानते हैं कि एक लिमिट तक जाना है, उस न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड को वो अब क्रॉस नहीं करते हैं। ठीक, थैंक यू। थैंक यू सर। हेलो श्वेता, हेलो मैम। कैसे हो आप? जी मैम। सो कंटिन्यूइंग विद द टॉपिक, जी मैम। ईरान, इजराइल और इंडिया। हाँ। तो जैसे आपने बोला कि इंटरनेशनल रिलेशन हम लोग इंटरेस्ट के बेसिस पे डिसाइड करते हैं किससे हमें फ्रेंडली रिलेशन रखना है, किस डिग्री तक रखना है। जी मैम। तो कंसिडरिंग इजराइल एक जगह है, जी मैम। इंडिया, ईरान एक जगह है, जी मैम। और ईरान से हमारा क्या रिलेशन है अ, ट्रेड के एक्सपेक्ट में एंड द इकोनॉमी के एक्सपेक्ट में?
मैम ट्रेड के एस्पेक्ट में सर मैम बीच में हमारी ईरान से थोड़ी नज़दीकियाँ बढ़ी थी जब हमने चाबहार और शहीद बहिश्ती पोर्ट के डेवलपमेंट के लिए साइन अप किया था। बट मैम यूएस के सैंक्शंस के बाद हमने धीरे धीरे अपना जो सबसे मेजर इंपोर्ट था ऑयल का वो कम कर दिया था। बट कुछ जो एसेंशियल नेसेसिटीज़ होती हैं जैसे बासमती चावल जाता है, टी जाती हैं, मेडिकल सप्लाईज जाते हैं, वो मैम हमारा कंटिन्यूड तो था। इसराइल के साथ क्या हमारा रिलेशन है? कौन-कौन से ऐसे एग्रीमेंट चल रहे हैं जिस वजह से हमारा इंक्लिनेशन इसराइल की तरफ ज़्यादा है ईरान के प्रति नहीं, आपके अकॉर्डिंग? मैम इज़राइल के साथ हमारा सबसे पहले डिफेंस पैक्ट्स ढेर सारा किया हुआ है, जिसमें मैम एक बराक 8 मिसाइल है जिसका जॉइंट प्रोडक्शन होता है हमारे पास। उसके अलावा मैम जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ है वो हम लोग ईरान से इज़राइल से बहुत हेविली अडॉप्ट करते हैं। लाइक अ, मैम जैसे वाटर की स्कार्सिटी में कैसे करना है फार्मिंग, मैम हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग वो मैम हमने वहाँ से लिया है। बेसिकली रिलेटेड टू वाटर मैनेजमेंट। जी मैम। ओके। तो ईरान के पास एक बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। जी मैम। इफ यू नेम दैट लोकेशन। मैम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ है। ओके, राइट। तो एक एग्रीमेंट साइन किया था इंडिया ने जी मैम। इन वन ऑफ द समिट, जो ओके कि मैम। इंडिया को यूरोपियन देशों से कनेक्ट करेगा, बट बिकॉज ऑफ जी। द क्राइसिस मिडिल ईस्ट में जो अभी चल रहा है, जी उस मैम। पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एंड इफ यू नो दैट एग्रीमेंट? मैम आईएमईसी अग्रीमेंट साइन हुआ था, जो मैम मुंबई से लेकर के जो मिडल ईस्ट हैं उनके एरियाज़ को कवर करके कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व है इसमें? मैम यूएई, दुबई, ईरान, सऊदी अरेबिया, इटली और मैम यूरोप तक वो लाइन जाती है। यूरोपियन यूनियन तक जाएगी जी लाइन। मैम। ओके, ऑलराइट। आपने फार्मर रजिस्ट्री के बारे में बात की। अभी जी मैम। बिहार सरकार इस पे काम कर रही है। जी मैम। इसका उद्देश्य क्या है? मैम जैसे कि अभी हो रहा है हमारा देश बहुत टेक्नोलॉजिकली एडवांस अभी होता जा रहा है और चाह रहा है कि सब कुछ ही डिजिटल हो जाए। तो उसमें मैम जो फार्मर्स एक सेगमेंट है उन्हें मैम हर साल बहुत सारी तरह की राशि प्रदान की जाती है थ्रू पीएम किसान या फसल बीमा के तहत। तो मैम ये उसी का एक सेक्शन है कि इसको एक डिजिटल वो एग्री स्टैक उसे कहते हैं। वहाँ पे मैम एक डिजिटल डेटाबेस बनाया जा रहा है सारे फार्मर्स का, ताकि एक जगह ही सबको डीबीटी के थ्रू सारे पैसे मिल जाएँ। किसी तरह की अगर ज़मीन से रिलेटेड या उनके फार्म से अभी क्या स्टेटस है इसका? मैम अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, हाफ हम्म। अपलोड हुए हैं बट सेगमेंट्स में फेज़ वाइज़ उनको तो 100% बेसिकली हम डेटाबेस बना रहे हैं जी मैम। फार्मर्स का, जी। एंड ताकि जो भी बेनिफिट्स स्कीम्स हैं उन पे डायरेक्ट पहुंच ही जा सके, जी है मैम। ना? जी। तो कौन सी ऐसी स्कीम्स है जो पर्टिकुलरली बिहार गवर्नमेंट ने फार्मर्स के लिए बनाई है, मैम अभी अगर रिसेंट मॉनेटरी एक्सपेक्ट में देखें? जी मैम अभी रिसेंटली बजट में अनाउंस हुआ था कर्पूरी ठाकुर सहायता निवेश, वो मैम पहले से जो 6000 रुपीज़ मिल रहे हैं फार्मर्स को पीएम किसान के थ्रू, उसमें मैम 3000 एक्स्ट्रा पर एनम ऐड किया जाएगा। बिहार गवर्नमेंट की तरफ जी से। मैम। ओके। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें कि फार्मर इन बिहार एग्रीकल्चर एग्रियन इकोनॉमी है अपनी, जी एंड मैम। फार्मर होल्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, जी मैम। बट जो सबसे मेजर प्रॉब्लम भी फार्मर ही फेस करते हैं। जी मैम। तो गिव मी 3 मेजर प्रॉब्लम्स जो फार्मर्स अभी फेस कर रहे हैं, अ, स्पेसिफिकली इन बिहार। मैम सबसे पहले तो लैंड होल्डिंग्स से रिलेटेड है। बिहार की जो लैंड है मैम फार्म लैंड्स, वो मैम बहुत फ्रैगमेंटेड है। वो यूएस या जो बड़े जैसे महाराष्ट्र हो गए उनकी तरह उनको लार्ज लैंड नहीं मिल पाता। वो बहुत छोटे-छोटे लैंड्स होते हैं जिसमें प्रोडक्टिविटी उनकी बहुत कम हो कितने जाती सारे है। फार्मर्स ऐसे हैं जो इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज कि छोटे फार्मर्स हैं, मैम ऑलमोस्ट 90% के अराउंड बहुत मेजर अकॉर्डिंग टू चंक है। इकोनॉमिक सर्वे, इफ यू नो द परसेंटेज? सॉरी मैम ओके, ये नहीं याद है। हाँ, कंटिन्यू। अ, मैम एक ये लैंड फ्रैगमेंटेशन का इशू हो गया। फिर मैम हमारे फार्मर्स उतने टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं हैं। जैसा मैम देखा जाए यूएस हो गए या इज़राइल हो गए, वहाँ पे मैम फार्मर्स का अमाउंट कम है और मैम कंडीशंस भी उतनी अप्रोप्रिएट नहीं है फॉर फार्मिंग। बट सिंपली विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी उनकी वहाँ पे बढ़ी हुई है। मैम यहाँ के फार्मर्स वहीं पे तो मैम थोड़ा कंसिडरिंग आप यूएसए का एग्जांपल ले रही हैं और यूएसए को बिहार से कंपेयर कर रही हैं, जी मैम। थोड़ा बेसिक डोमेस्टिक लेवल पे आते हैं। जी मैम। कंपेयरिंग पंजाब
with Bihar. जी मैम। 3 major differences between the farmers of these two regions. मैम पंजाब में ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम उन्हें हाई यील्ड वैरायटीज़ के सीड मिले थे, ढेर वो तो सारे बिहार में भी मिले थे। जी मैम बट वहाँ के फार्मर्स ने उसको ज़्यादा इफ़ेक्टिवली यूज़ किया। एक साथ मैम उन्होंने ढेर सारे फार्मर्स ने यूज किया कि गवर्नमेंट का वहां पे ज्यादा अटेंशन था? अ, मैम ऐसा कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का वहाँ पे ज़्यादा अटेंशन था। वो स्पेसिफ़िकली ईस्ट इंडिया को ही नॉर्थ ईस्ट इंडिया को ही सॉरी मैम, नो, नॉर्थ वेस्ट इंडिया को ही टारगेट करना चाह रहे थे। उन्होंने मैम वहाँ वाई सो? वहीं पे क्यों टारगेट करना चाह रहे थे? बिकॉज हमें पता है बिहार में एलुवियल सॉइल का इतना अच्छा स्ट्रेच है, जी रिवर मैम, सिस्टम इतना अच्छा है, मानसून भी अच्छी होती है, जी तो मैम। वाई ओनली फोकसिंग ऑन दैट एरिया? सॉरी मैम, एग्ज़ैक्ट रीज़न तो नहीं पता है मैम, इन द गेस टर्म्स कर ऑफ द सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बताइए। मैम गेस कर हाँ। सकते हैं। मैम मे बी वहाँ के फार्मर्स के पास पहले से ट्रैक्टर्स थे, वो टेक्नोलॉजीज़ थी, उनको सब्सिडीज़ मिल रही थी फार्म मशीनरीज़ पे, और वहाँ मतलब के रिच फार्मर फार्मर्स कम्युनिटीज था इन जी दोज मैम, एरिया, वहाँ के पंजाब, फार्मर चंडीगढ़ एंड द वेस्टर्न यूपी पार्ट, जी मैम, वो राइट? ऑलरेडी कैपेबल थे उस सब्सिडी के लिए, उस बड़े टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करने के लिए। यहाँ के फार्मर्स मैम थोड़े पुअर साइड पे रहे हैं, तो उनके पास पहले से वो फाइनेंशियल बैकअप नहीं था उसमें इन्वेस्ट करने को। ओके। आपने बिहार करंट अफेयर्स देखा इधर का? जी मैम, थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर्स एक के तो पर्सनालिटी न्यूज में है, उनका नाम है सुरेश कोडा। जी मैम, सुरेश कोडा, सॉरी मैम, नहीं सुना है मैम। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट, ओके, ओके। रिलेटेड टू दैट। जी, जी मैम। क्या है न्यूज ये? मैम अभी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़्म के जो टॉप लीडर्स थे उन्होंने सरेंडर कर दिया है। प्रभु जी या देव जी नाम था उनका। बिहार में सरेंडर कर दिया है? जी मैम, मुंगेर वाले सेक्शन में। हाँ, राइट, यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। जी मैम। तो मैम बिहार में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़्म ऑलमोस्ट अब ख़त्म हो चुका खत्म हो है गया इस है। वजह से। तो लेफ्ट विंग्स एक्सट्रीमिज्म का बेसिकली 2 कंपोनेंट है। वो दोनों कंपोनेंट क्या-क्या है? मैम कंपोनेंट एज़ इन कंपोनेंट इन जनरल इन टर्म्स ऑफ आइडियोलॉजी जो वो फॉलो करते हैं। जी मैम, एक तो है माओइज़्म, और मैम दूसरा एक सोशलिज़्म कम्युनिज़्म सॉरी अच्छा, मैम। ओके। Coming to, you have mentioned the ideal person in your life is mother, father, and your husband. जी मैम। So, what is the one feature and the one characteristic of each person that you want to inculcate in your life? मैम मदर से वर्क लाइफ बैलेंस, फादर से रेजिलियंस, एंड मैम हस्बैंड से प्रैक्टिकलिटी। ओके, तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक आपने चूज किए हैं। जी अब मैम। आप अपने प्रायोरिटी के हिसाब से इसको ऑर्डर कीजिए। मैम फर्स्ट वर्क लाइफ बैलेंस, देन मैम रेजिलियंस एंड देन प्रैक्टिकलिटी। सो जो आप सिविल सर्विसेज में हैं, ऑब्वियसली आप रेवेन्यू ऑफिसर हैं, जी मैम। एंड यू नो द कंडीशन ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस। जी मैम। तो फिर तो आपको आई थिंक यू शुड वॉच फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर। वहाँ वर्क लाइफ बैलेंस ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। मैम वहाँ पे लाइफ में थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, वर्क बहुत कम रह जाएगा मैम, क्योंकि फर्स्ट ईयर में जब पहला साल होता है तब मैम जितना एफर्ट लगाना होता है वो हो बट जाता यहाँ है। तो वर्क लाइफ बैलेंस आपको मिलेगा ही नहीं, एंड यू ऑलरेडी नो द सिचुएशन, जी मैम। एंड यू हैव ऑप्टेड फॉर द बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। जी मैम। वहाँ पे तो डीएम सर जो आपको देंगे वही आपको करना होगा। जी मैम। मैम हो जाएगा मैनेज। अच्छा, ओके, ठीक है। थैंक यू श्वेता। थैंक यू मैम। ठीक थैंक यू। ठीक। आइए बैठिए। बताइए, खुद का इंटरव्यू कैसा लगा श्वेता? खुद ही बताइए। सर ठीक था सर, थोड़ा ब्रशअप करने की ज़रूरत है थोड़ा बहुत थियोरेटिकल करने की एस्पेक्ट जरूरत, पे। बाद बाकी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत आउटस्टैंडिंग है। मैम बताइए। श्वेता, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा था। Thank जिस you, तरीके से आप आंसर बोल रही हैं, कभी कभी मुझे वो नर्वसनेस फील ही नहीं हुआ। ठीक है, एंड ऑब्वियसली आप एक ऑफिसर हैं तो वो चीज़ आपके अंदर है, वो दिखती है वो पर्सनालिटी में। ऑलराइट, थोड़ा बहुत 1-2 सजेशन है मेरे, जैसे आई कांटेक्ट। आप मुझसे बात कर रही हैं तो आप मुझे ही सिर्फ देख रही हैं, सर से बात कर रही हैं तो सर से ही आई कांटेक्ट।
तो जी थोड़ा मैम। सा बीच में आपको बाकी बोर्ड मेंबर्स को भी एक बार देख लेना है, ओके मैम। ठीक है। लाइक 90% जो पूछ रहे हैं उनको देखिए, बाकी 10% यू कैन लाइक गो थ्रू ऑल द बोर्ड मेंबर्स, ठीक ओके है। मैम। कमिंग टू जैसे प्रमोशनल हायरार्की बास का पूछा सर ने आपसे, जी मैम। तो उसमें लाइक एसडीएम यू नो कि प्रमोशनल हायरार्की में है नहीं, वो जी पोस्ट मैम। खाली होगा तो आपको मिलेगा। तो जी मैम। प्रमोशनल हायरार्की में जो स्टिक रही है उससे, जो प्रमोशनल हायरार्की है, ओके मैम। डिप्टी सेक्रेटरी बनेंगे, फिर उसके बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी बनेंगे, एडिशनल सेक्रेटरी ओके। बनेंगे, ठीक है। ओके। अगर उसमें पूछा जाएगा आपसे स्पेसिफिकली, बिकॉज यू आर एन ऑफिसर, यू आर पोस्टेड इन एन डिस्ट्रिक्ट, आपको जी मैम। पता होना चाहिए कि व्हाट वुड बी द प्रमोशनल हायरार्की। जी मैम। तो उससे स्टिक रहेगी, आपसे पूछा जाएगा कि एसडीएम नहीं बनाया जाएगा आपको, देन यू कैन गिव अ वेरी आर्टिकुलेट आंसर कि सर पोस्ट प्रभार अगर खाली होगा सर तो बनाया जा सकता है, जैसे आपने बताया कि डिपार्टमेंटल नीड होगी तो मुझे बनाया जाएगा, जी मैम। ठीक है। ओके मैम। एंड कमिंग टू आईआर का सेक्शन बहुत अच्छा है आपका। रेवेन्यू ऑफिसर जो आपका जो डिपार्टमेंट है उससे ऑब्वियसली क्वेश्चन बनेंगे आपके, क्योंकि बहुत न्यूज़ में था अभी, बहुत से क्वेश्चन बनेंगे। जी ठीक है, मैम। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। हम्म, जैसा जो ऑनरेबल मिनिस्टर हैं आपके डिपार्टमेंट के, वो भी बहुत न्यूज़ में है, तो उससे क्वेश्चन अच्छे खासे आपके बनेंगे। लैंड रिकॉर्ड्स, लैंड सर्वे ऑब्वियसली बनेंगे। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी तो आप हमसे ज़्यादा अच्छा जानती होंगी, तो उससे भी क्वेश्चंस रहेंगे, बिकॉज लैंड इज़ वन ऑफ द मेजर इशू जो है बिहार का, जी मैम। ठीक है। तो आई होप उस लेवल पे आपका प्रिपरेशन अच्छा ही होगा, ओके। ठीक है। बाकी आई थिंक आपका अच्छा नॉलेज है आपके पास, ऐसा नहीं है कि यू हैव टू ब्रश अप मच मोर, कुछ भी नहीं उतना ब्रश अप करना है। वैसे आपका इंटरव्यू कब है? मैम 23 मार्च। 23 मार्च, बहुत ठीक है, टाइम बहुत टाइम है। बस आप करेंट अफेयर्स को करिए, ओके। ठीक है, हाँ। बाकी एवरीथिंग इज फाइन। 64वीं में कितने मार्क्स मिले थे इंटरव्यू में? सर 85। हमको लगता है 90 प्लस मिलेंगे 90 सर, प्लस मिलेंगे, हाँ। क्योंकि जॉब का भी जो ये सब रहता है हम्म। उसका भी बेनिफिट्स मिलेगा। 90 प्लस मार्क्स आएंगे। आपका सर। कॉन्फिडेंस से ही लग रहा था, कुछ टाइम भी आपका कॉन्फिडेंस हमको लगता है इसी लेवल का होगा, है ना। तभी 85 मार्क्स ऊपर लाए तो कम मार्क्स है नहीं। और मेंस कैसा गया है? अम, सर डीआई तो सर सही था, बट सर शॉर्ट आंसर्स में सर उतने अच्छे से नहीं लिख पाए, सर प्रैक्टिस कोई ही नहीं हो दिक्कत नहीं, पाई सब थी। कोई हर चीज़ परफेक्शन के साथ ही, एवरेज भी लिखिएगा तो ऐसा नहीं है कि नंबर नहीं मिले। आप तो कनेक्टेड थे बीच में, है ना, एक टू वाले नंबर पे आप मैसेज जी जी अक्सर सर। ही किए थे ना। जी सर। मैम स्पेशली मैम टाइम नहीं मिल पा रहा था, बट हम्म, मैम हम एक बार आप लोग से मिलना चाह रहे थे, इसलिए मैम हम आ गए। मैम वेरी ग्रेटफुल टू बोथ ऑफ यू नहीं, मैम, क्योंकि जब मैंने शुरू किया था इतने लंबे गैप के बाद, तो मैम ज़रा सा भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि हो पाएगा। बट मैम उस वक्त 70th के टाइम आपके डेली टारगेट्स आ रहे थे, तो मैम बस किसी तरह से बस वो डेली टारगेट्स बात भी करके किए कर थे रहे आज थे। टीम जब बोली थी आपका, हम टीम को बोले भी थे कि तो जी पुरानी स्टूडेंट है श्वेता से, जब आया था आपका जी गया जी था, सर। तो मैम आई है एम ना, वेरी मतलब ग्रेटफुल टू बोथ ऑफ यू कि आप लोग की वजह से मैम 70th हो गया, 71st भी हो गया। हम्म, वो भी मैम नहीं जाएगा। नहीं, अब आपका इसी में आपको अच्छा पोस्ट मिल जाएगा, जो हम्म, टॉप पोस्ट रखे हैं हमको लगता है बस मिल ही उसमें जाएगा। बैलेंस दीजिएगा कि अभी आप रेवेन्यू हम्म, ऑफिसर जैसे सर ने पूछा तो आप क्यों हाँ। फिर से कर रही हाँ, हैं, जी ठीक मैम। है। तो थोड़ा बैलेंस दीजिएगा, प्रैक्टिकल भी दीजिएगा। अभी आप लेवल 7 पे हैं, आप लेवल 9 पे चली जाएंगी, पे स्केल बढ़ जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी आपकी, जी मैम। ठीक है। तो वो मतलब सब बताना है, ऐसा नहीं बताना है कि हाँ बस, मतलब जो होता है ना सोशल एक्सपेक्ट हम लोग बता देते जी हैं, जी। और जो प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक एक्सपेक्ट है वो बताते ही नहीं है। जी तो मैम। हमें दोनों बैलेंस बताना है, ठीक है। ओके मैम। ओके मैम। अच्छा रैंक आएगा आपका इस बार, मेरे को लग रहा है कि अच्छा रैंक आएगा। मेंस कल अच्छा एग्जाम अगर में गया देखा होगा था, तो रैंक अच्छा भी है, अच्छा आएगा, अच्छा आएगा। लग ही रहा है ना। सर। और अच्छा है कि आपके पोस्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे आरओ से, तो वहाँ से जी तो सर। हमको लगता है कि कहीं आपका इंटरव्यू उसी के इर्द गिर्द खत्म ना हो जाए, हाँ। है ना, क्योंकि बहुत सारे न्यूज में है ये जी आरओ सर। को लेकर। आपके जी जो सर। मंत्री हैं वहाँ से तो कोई डेली न्यूज रीसेंट आते नोटिफिकेशंस रहते हैं। होंगे आपके डिपार्टमेंट के, तो वो भी जी एक बार जी। देख योजना लीजिएगा। वगैरह भी देख लीजिएगा उस जी डिपार्टमेंट से सर। रिलेटेड, है ना। जी सर। ठीक है, अच्छा जाएगा, ऑल द बेस्ट, है थैंक ना। ऑल द बेस्ट। यू मैम। थैंक यू। Thank you.